हर वो चीज़ हार्मफुल होती है बॉडी के लिए जो एक्सटर्नल हम यूज़ करते हैं केमिकल्स के साथ में। टैटू से ब्लड कैंसर होता है, तो क्या ये सच है? डीओ से बहुतों को कैंसर हो सकता है, पर हम बात नहीं करते क्योंकि बड़ा कॉमन है, हर घर में यूज़ हो रहा है। उस टैटू कल्चर को आप इंडिया में किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे क्रिकेटर्स और बहुत सारे फिल्म स्टार्स सब टैटू लगा के बैठे हैं। लाइफ को बहुत ही है ना मटेरियलिस्टिक बना लिया है। जो चीज़ पैसे से मिल रही है ना वो एक्सपेंसिव है, जो फीलिंग से मिल रही है उसका कोई वैल्यू नहीं है। डिवोर्स ज़्यादा पेनफुल होता है या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या मैरिज में रहना? तो सर जो भी रिलेशनशिप ख़राब होते हैं आफ्टर मैरिज, उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है? स्पेशली हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, सिर्फ बेटियों को ना सिखाएं, बेटों को भी सिखाएं। काम करना लड़के को भी आना चाहिए। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? टैटू एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है, तो वो कैसे? पॉजिटिव टैटू कौन से होते हैं, नेगेटिव टैटू कौन से होते हैं? तारीफ किसकी करूं, समीक्षा का हकदार कौन है। हम शोधन को भी जब विरोध समझेंगे तो समझिए नादान कौन है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि कबीले का क्या हुआ, परिवार का क्या हुआ, सब लड़ रहे हैं इस बात पे कि सरदार कौन है। तो सर हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सनी भाटिया है। जैसा आप जानते हैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे टैटू स्टूडियोज़ हैं और अब मैं राइटर भी हूँ। एक मेरी बुक भी आई है एज ऑथर। और अपने बारे में यही कह सकूँगा कि छोटा सा अपने लिखने के अंदाज में बोलूँ तो कि दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूँ मैं, मेरा दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं, और जहाँ भी पहुँचा हूँ वहाँ पहुँचना आसान नहीं था, आंखें दिखाने से हाथ जोड़ने की हर हद तक गया हूँ मैं। क्या बात है जी। बाकी बस यही है जर्नी, उसके बाद तो चल ही रही है अभी। तो सर आप स्टार्ट आपने टैटू आर्टिस्ट से किया, लाइक तो ये लाइफ में कब डिसाइड किया आपने कि आपको एक टैटू आर्टिस्ट बनना है? एक्चुअली मेरी स्कूलिंग जो थी ना वो थी एयरफोर्स स्कूल बीकानेर से। और एयरफोर्स स्कूल में जब हम गए देखते थे हम, तो बड़े हमारे साथ वाले भी बड़े अच्छे अच्छे से बच्चे थे, बहुत काफ़ी कॉम्पिटिटिव बच्चे थे। और मैं उतना परफॉर्मर स्टूडेंट नहीं था कभी भी, तो बड़ा मीडियोकर सा स्टूडेंट था। घर में सभी नो डाउट सब बहुत एजुकेटेड हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। फादर डॉक्टर हैं, ताऊ जी राइटर भी हैं वो, और उन्होंने जुडिशरी की बहुत सारी क्लासेस भी ली हैं। तो मेरे लिए बड़ा यूँ था कि एक प्रेशर ज़रूर था कि मैं कुछ बहुत अच्छा करना है, एजुकेशन में भी करना है और भी करना है। और फिर कॉलेज के बाद में अब जैसे चीज़ों में आए तो मैंने अर्निंग बड़ी जल्दी स्टार्ट करी। मैंने पहले जेनपैक्ट ज्वाइन किया। तो जेनपैक्ट ज्वाइन किया तो क्योंकि फैमिली में कभी किसी को उस तरह से देखा ही नहीं है कि एकदम एम्प्लॉय की तरह काम करते हुए, तो शायद वैसा माइंडसेट ही नहीं था, बट कर लिया। फिर उसके बाद में उसको वो चीज़ें नहीं बैठती थी, या यूँ कह लो शायद कि बॉस अपने ऊपर नहीं पसंद आता था। तो फिर एक दिन बस जॉब ड्रॉप कर दी। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी, ड्रॉप कर दी जॉब। और वो ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा फील हुआ कि यार अब क्या करें। उस टाइम मैंने होम्योपैथिक के अंदर CHED जो रहता है वो मैंने ज्वाइन कर रखा था, कोर्स कर रहा था, क्योंकि फादर होम्योपैथ हैं तो ऑब्वियसली मन था। तो बट वो छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी, घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे, तो यूँ लगता था कि यार अब तो नहीं लूँगा, कुछ तो करना है। पर फिर फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बनाया ऐसे ही कि यार थोड़े दिन ऋषिकेश घूम के आते हैं, ट्रिप पे चलते हैं, क्योंकि माइंड बिल्कुल भी सेट नहीं था, बहुत ही अपसेट फील हो रहा था। तो ऋषिकेश का प्लान जब बना तो हम लोग गए। मैं जैसे ड्रिंक व्रिंक नहीं करता था, तो बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने वहाँ पे पार्टी वार्टी एंजॉय किया। तो एक वहाँ पे हॉलैंड से एक व्यक्ति मिले उनको, जो कि उन्होंने रात को इनवाइट करा उनको पार्टी के लिए कि भाई आप रात को ड्रिंक व्रिंक वहाँ पे हमारे साथ लें। तो वो आ गया बंदा, और उसके आने के बाद में द कन्वर्सेशन दे स्टार्टेड वो समथिंग डिफरेंट। वो बहुत अलग था कॉन्सेप्ट के। वो इंसान हॉलैंड से इंडिया क्यों आया, स्पेशली ऋषिकेश क्यों आता है, तो वो सिर्फ इसलिए आया था कि उसके एक्चुअली एक बच्चे की डेथ हो चुकी थी। 3 साल का 3.5 साल का आई थिंक बच्चा था, और वो डेथ हो गई थी। तो फिर उसने वो क्योंकि ड्रंक था तो उसने अपनी शर्ट वर्ट उतारने शुरू करा, और वो उसने जब दिखाया तो उसकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर उस बच्चे के
डे 1 से लेके जो उस बच्चे का एंड था डे तब तक के सारे टैटू, मतलब वो सब फेजेस उसकी बॉडी पे थे। नहीं बिलीव कि मेरा बच्चा मेरे साथ मेरी बॉडी पे हमेशा है। तो वो जो एक इमोशनल टच दिखा मुझे टैटू में, तो मुझे वहाँ से थोड़ी सी एक कह सकते हो कि गेयर अप करने का मौका मिला कि कुछ नया है, और टैटू बहुत ज़्यादा था भी नहीं ऑब्वियसली, राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ आया, मैंने उसके बारे में थोड़ा देखा जाना, तो पता चला कि टैटू तो बहुत सारी और चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। मतलब इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, इसकी पॉजिटिविटीज़ भी हो सकती हैं, नेगेटिविटीज़ भी हो सकती हैं। फिर उसको थोड़ा थोड़ा डीप स्टडी किया, फिर बस लगा कि यार, और दूसरी बात होती है कि 2 रास्ते हैं हमारे पास में, और 2 रास्ते ये हैं शायद कि या तो आप एक रेस के अंदर भागो 10 आदमी के साथ, तो आप फर्स्ट भी आओगे, आप 10th भी आ सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ है ना। और एक होता है आप एक नई रेस स्टार्ट करो, तो जैसे आप हरियाणा से हो तो कि 1 लाख आ गया और फर्स्ट आ गया, दंगल का डर हो गया। तो बस वही 1 लाख आ गया और फर्स्ट आ गया। तो शुरू खुद ने किया, स्टार्ट किया, यहाँ पे उतना कोई क्रेज़ नहीं था, बट चैलेंज बहुत बड़ा था कि जो स्वाद कोई नहीं जानता उसको चखाना पहली बार, वो बड़ा एक बहुत टफ टास्क था मेरे लिए। और उसमें मेरे को समय भी बहुत लगा, बट आइडियाज़ खुद के थे कि इसको कैसे ग्रो करना है। फादर से थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट लिया, बट जितने एक्सपेंसेस उस टाइम पे ज़रूरत थी वो भी खुद ही मैनेज धीरे धीरे इन फ्यूचर करता रहा। और फिर उसको अकेले स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था। वी आई हैव 10 पीपल विद मी, तो ठीक है। बट अभी आपने बताया सर जैसे ना कि टैटू एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है, तो वो कैसे? वो ऐसे कनेक्टेड है कि बेसिकली क्या होता है, आपका जैसे कोई मोल होता है बॉडी के ऊपर आपके, कोई जैसे ये है मेरा, है ना, तो आपका ये देख के भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि यार ये निशान आपका है आपकी बॉडी पे, तो इससे आपका ये कनेक्शन हो सकता है, आपको ये पॉजिटिविटी मिल सकती है, ये अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी फैब्रिकेटेड भी होती हैं लाइफ में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत बार हम कहते हैं उपाय, कहते हैं ना उपाय, तो वो एक्चुअली बाय बर्थ तो हमें उपाय नहीं मिले ना, हम करते हैं यार ये ग्रह हमारा खराब हो रहा है, हमने ये उपाय कर लिया, तो ठीक नहीं हुआ, पर वो काफ़ी हद तक चीज़ें न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह से कुछ बॉडी के स्कार्स भी होते हैं जो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते हैं। सेकंड उसको यूँ मान सकते हो आप, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है उसका। वो ये है कि आज मैं संदीप जी से अगर मैं मिलता हूँ सपोज करो, और संदीप जी इज़ अ गुड मैन, तो मुझे उनसे मिलके हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी मिलेगी, मुझे अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप जितना पॉसिबल हो आप पॉजिटिव टैटूज लीजिए। आप ये हार्डकोर बहुत ही ऐसा हार्श टैटूज मत लो, थोड़ा सा सोच के लो। पहले तो मैं करता ही नहीं था, फ्रेंकली बोलूँ, मैं कभी करता ही नहीं था। और मेरे करियर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टैटूज मैंने बहुत लिमिटेड कभी करे हैं तो करे हैं, अदरवाइज मैंने बिल्कुल रोक रखा है। इसके ऊपर मेरा एक जी राजस्थान पे प्रॉपर मैंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं नहीं करता हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टैटूज, और नहीं करने चाहिए। तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टैटू क्यों नहीं करते सर? इसके भी बड़े सारे रीज़न हैं। एक मेरी, मैं नाम नहीं ले सकता तो, बट मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने टैटू, मतलब फ्रेंड कहूँ या नोन थी अच्छी, बट शी वॉज अ गुड गर्ल, के बहुत अच्छी सी थी और अच्छे घर से, और एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा उनका रिश्ता चल रहा था, रिलेशनशिप में थी, एंड इमोशनल होकर उन्होंने टैटू लिया, कहीं से लिया था, मुझसे नहीं लिया था, शी वॉज इन मुंबई एट द टाइम। और वो जब उन्होंने लिया तो वो दैट वाज पी, बट कुछ रीजंस हुए, शायद लाइफ उस डायरेक्शन में उनको नहीं ले जाना चाहती होगी, वॉट एवर इट वॉज, तो उनका वो रिलेशन खराब हुआ। कुछ समय के बाद एक एंगेजमेंट होती है, तो लड़के का नाम जो था वो अलग था, वो पी को छुपाना बड़ा टफ था उसकी। एट द टाइम शी केम टू मी कि हाँ सनी कुछ ऑप्शन है, तो मैंने उनसे अल्फ़ाबेट पूछे, तो उन्होंने बोला भाई आर है। तो पी को आर बनाना बड़ा आसान था मेरे लिए भी। डिज़ाइन ज़रूर थोड़ा सा उनका कॉम्प्लिकेटेड था, तो चीज़ों को वैसे करना पड़ा, लेकिन पी को आर बनाना इज़ वेरी इजी, आर को पी बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये अगर उल्टी कंडीशन होती तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। फिर एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे फादर भी उस टाइम मेरे से मिलने आए हुए थे, और वो मेरे स्टूडियो पे ही थे। तो मेरे ही स्टूडियो पे एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि लड़के ने टैटू करा लिया, अब लड़की उस टाइम वो थोड़ा सा मना करने लग गई और आपस में वो क्लैश हो गए।
अल्टीमेटली उनको मैंने यही बोला, भाई यार दोनों ने कराना है या तो करा लो, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं करा रहा कोई तो जबरदस्ती करके किसी को टैटू नहीं करने का ना। बट फिर एनीवेज वो चले गए, लड़की ने नहीं लिया टैटू। अब वो नहीं लेने की वजह से बाद में मुझे पता था चला, क्योंकि जिन्होंने मेरे पास उनको भेजा था उन्होंने एक बार बताया कि आपके स्टूडियो पे ऐसा ऐसा बात हुआ था, वो तो उस दिन के बाद आपस में अलग ही हो गए। तो जब वो अलग हो गए तो वो लड़के के पास तो अननेसेसरी टैटू रह गया ना। तो मैं सभी को जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, इमोशनल होके जब हम टैटूज ले रहे हैं कोई भी, तो जस्ट ट्राई, आप कोई सेम सिंबल पॉजिटिविटी का ले लीजिए। आपने सपोज करो एक ओम ही लिया, सेम ओम आपने ले लिया, आप कभी अलग भी हुए, चलो आपके दिमाग में अगर आपको याद भी रखनी है तो एक ओम एक अच्छी याद है, बुराई नहीं है उसमें। अभी आपने बताया सर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टैटू भी होते हैं ना, तो आप हमारे दर्शकों को बताओगे कि पॉजिटिव टैटू कौन से होते हैं और नेगेटिव टैटू कौन से होते हैं? बिल्कुल, पॉजिटिव टैटू वो हो गए। पॉजिटिव बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चीज क्या होती है? पॉजिटिव चीज वो होती है जो आपके रूटीन को सकारात्मक रखे, बहुत आपकी लाइफ को पॉजिटिव करे, आपको एक किक दे लाइफ के अंदर कि यार ये इससे मुझे मजा आ रहा है, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। तो जिस चीज को आपको देख के अच्छा लगता है वो हमेशा पॉजिटिव है। जिस चीज को आपको देख के डर लगता है, भयभीत फील करते हैं, कंफ्यूज फील करते हैं, वो अच्छा नहीं है। जैसे बहुत एक टैटू चला था, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि स्टिल आई राइज, इट्स अ गुड थिंग, स्टिल आई राइज बेबी। बट अगर उसको वैसे देखोगे उसका सेंस, तो स्टिल जब हमने यूज किया कि मैं अभी भी उभर रहा हूं या उग रहा हूं, बढ़ रहा हूं, तो ये अभी भी इज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दर्शकों को, कि प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जितना हो सके अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखें। टैटूज भी ले रहे हैं, पॉजिटिव टैटूज लीजिए जो आपको खुशी दें, अच्छा लगे। जब जब आप उसको देखें, हम अपने आसपास में हमेशा फ्लावर्स रखते हैं, चीज़ों को क्लीन रखते हैं, अपने आसपास लोग ऐसे रखते हैं जो हमें अच्छे लगें। तो जो चीज़ भी आपको दिख रही है, जो आंखों से आपको दिख रही है, वो हमेशा सुंदर, अच्छी, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो टैटूज, पॉजिटिव टैटूज वही हो गए जो आपको फील अच्छा दे रहे हैं जी। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए ओम हो सकता है, आपके लिए अल्लाह हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, बट जो आपको सुकून दे। और नेगेटिव टैटू सर? नेगेटिव टैटू जिससे आप बहुत हार्श फील करें, एंगर फील करें, जो आपको हर समय किसी पर्टिकुलर चीज़ की याद दिलाते रहते हैं, आपको पास्ट में खींचते हैं। बहुत लोग होते हैं अपने पास्ट को सोचते हुए बहुत बार टैटूज लेते हैं, ऐसा होता है। ओके हाँ, तो सर क्या टैटू हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं? मेरे हिसाब से हर वो चीज़ हार्मफुल होती है बॉडी के लिए जो एक्सटर्नल हम यूज़ करते हैं केमिकल्स के साथ में, है ना। हर चीज़ कुछ भी हो, बट द थिंग इज, जैसे आप परफ्यूम यूज़ करते हो, तो परफ्यूम बहुत से ऐसे होते हैं जो एक्चुअली हार्मफुल भी होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनका कोई हार्म नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ खुशबू देते हैं आपको, है ना। तो आप जब भी कोई केमिकल यूज़ कर रहे हो, जब भी कुछ यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप एक अच्छी क्वालिटी यूज़ करो, सही चीज़ यूज़ करो, सही प्रोडक्ट यूज़ करो, और सही जगह से लेना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने परफ्यूम का एग्जांपल दिया, परफ्यूम एक आप शॉपर स्टॉप से ले रहे हो और एक आप किसी थड़ी मार्केट में कहीं से भी उठा रहे हो, है ना, या डुप्लीकेट उठा रहे हो। आपको कभी कभी तो शायद पता ही नहीं होता हमारे बाजार में कि हम कुछ डुप्लीकेट भी ले रहे हैं, तो वो हार्मफुल हो सकता है। आपने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिया है, तो इसलिए अच्छी जगह से लेना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सर हमने एक चीज़ और सुनी है कि टैटू से ब्लड कैंसर होता है, तो क्या ये सच है? अच्छा, ब्लड कैंसर होता है ऐसा इसलिए सच नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि ब्लड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जब भी आपके टैटू हो रहा है और अगर ब्लड आ रहा है, मतलब आपका टैटू गलत बन रहा है, वो सही लेयर पे ही नहीं है। 5 लेयर स्किन है तो सेकंड लेयर को हल्का सा टेयर करके उसी पे ही टैटू होता है, इंक के पिगमेंट्स उस पर छोड़े जाते हैं। टैटू को ब्लड लेवल तक टैटू इंक को नहीं डाला जाता कभी, उतना इंसर्शन होना नहीं चाहिए निडल का। तो इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं टैटू से बहुत पेन होता है, टैटू से ब्लड आया था। अगर ब्लड आया था और बहुत दर्द हो रहा है, मतलब आपका टैटू गलत बन रहा है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है, जब इस ब्लड कैंसर आपने पूछा, ऐसे ही स्किन कैंसर जो आपने स्किन का पहले पूछा, राइट, तो स्किन कैंसर भी क्या होता है, जैसे टैटूज होते हैं बहुत, है ना, हमने लिए
तो बहुत लोगों का ऐसा कंप्लेंट होता है कि मेरे साथ भी होता है ना, यार टैटू तो मेरा लाइट हो गया। तो लाइट टैटू हो जाना, दो बातें होती हैं, टैटू सही नहीं बनना, वो भी एक लाइट होने की कंडीशन है। एक होता है कि टैटू का नॉर्मल बनना, जब आप टैटू को करते हो तो वो आपकी स्किन के ऊपर होता है, तो आपको आंखों से डायरेक्ट दिखती है वो इंक, इसलिए वो बहुत डार्क दिखता है। बट जब वो सेटल हो जाता है तो फर्स्ट लेयर पील ऑफ होती है, वापस स्किन लेयर आती है, तो वो आपकी स्किन के अंदर चला गया है, तो वो ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज डल दिखेगा ही दिखेगा। अच्छे से अच्छा टैटू भी आपको एग्जैक्ट जो 100% आप देख रहे थे बनते टाइम और जो हीलिंग के बाद दिखेगा, वो थोड़ा फर्क होगा ही होगा। उसको कभी ये मत सोचोगे यार ये टैटू लाइट है, आप उसके चक्कर में उसको बहुत डार्क करवा लेते हैं। बहुत बार क्लाइंट भी करवा लेते हैं, बहुत बार टैटू आर्टिस्ट सिर्फ क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका एक्चुअल एग्जांपल मेरे सामने ये है, दिस इज माय टैटू बेसिकली, और ये मेरा बर्थ टाइम है 2:30 बजे का, मतलब आप ऐसे ऐसे देखोगे तो क्लॉक है। तो बट ये मैंने लेफ्ट हैंड से किया है, तो ये शेडिंग वाला पार्ट है। अब लोगों को ये लगेगा लाइट है, ये लाइट नहीं है, दिस इज कॉल्ड शेडिंग, ओके, है ना। और ये पूरा फिलिंग है ट्राइबल, तो इसको जब आप फील करोगे तो ये आपको ऐसे हाथ में टच में फील होगा, तो ये फील नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा, मैं क्लाइंट्स को भी ये सेम बात बोलता हूँ। क्या होता है ना, आपके पास 1 किलो की थैली है जिसमें आप सिर्फ 1 किलो कैरी कर सकते हैं कुछ भी सामान। अब आपने उसमें से आप 1.5 किलो डाल दिया, 2 किलो डाल रहे हो आप। अगर थैली मजबूत है तो वो सहन तो कर लेगी, फटेगी नहीं, लेकिन आपने देखा होगा जैसे उसमें से सामान निकालोगे तो थैली का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, मतलब वो कहीं से निकल सी जाती है, देखा होगा आपने, ऐसे खींचोगे ना थैली। वही स्किन की कंडीशन है, आपकी लेयर्स में एक फिक्स गैप है, आपने उसमें इंक जितनी जानी चाहिए, जितने उसके पिगमेंट्स जाने चाहिए उससे डबल डाल रहे हो, तो इंक आपने इतनी भर दी है कि वो पिगमेंट्स इतने ज्यादा हो गए तो वो स्किन फूल गई है बस। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज द रॉन्ग थिंग। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने पे स्किन कैंसर जैसे जो चीज़ें आती हैं। प्लस मैं बोलूँगा, अगर किसी को, मेरा मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी को ब्लड शुगर हाई है, आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप, स्किन प्रॉब्लम है जिसके लिए आप पर्टिकुलरली दवाई ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ऑन है, कोई ट्रीटमेंट ऑन है, तो आप टैटू ना लें। और सबसे मेन है इसके अंदर कि आप टैटू उस टाइम भी ना लें जब आपको स्टेनलेस स्टील से, अगर आपको कोई भी तरह की एलर्जी है। बहुत बार होता है हमें स्टेनलेस स्टील से एलर्जी होती है, हम टैटू लेते हैं क्योंकि एसएससी होती है निडल। ये कुछ चीजें ध्यान रखते हुए अगर आप टैटू ले रहे हो तो टैटू बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके मन को शायद अच्छा ही लगेगा क्योंकि कुछ चीज आप अपनी इच्छा से ले रहे हो और वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, सबसे मेन बात है, वो बहुत जरूरी है। तो ये मान सकते हैं सर कि टैटू से स्किन कैंसर हो सकता है? गलत तरीके से कुछ भी करने से कोई भी समस्या कभी भी हो सकती है, मैं तो ये मानता हूं। हम डीओ लगाते हैं, हम डीओ की कभी बात नहीं करते, टैटू की बात क्यों करते हैं कि कैंसर हो सकता है? ऐसा है, मेडिकल साइंस आपको बताएगी डीओ से बहुतों को कैंसर हो सकता है, ओके, पर हम बात नहीं करते क्योंकि बड़ा कॉमन है, हर घर में यूज हो रहा है। टैटू उतना कॉमन नहीं है, नई चीज है, नई चीज पे क्वेश्चंस उठना बिल्कुल लाजमी है, लोग डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे उस चीज को। सबसे मेन इसमें एक बात और है, मैं इतना पढ़ने के बाद टैटूइंग में गया, है ना, मैंने बहुत सारा चीज़ों में अध्ययन करा, बहुत सब चीज़ें पढ़ी, और उसके बाद में गया। तो आप अपनी जो भी टैटू आर्टिस्ट है उनको भी, या जो आना चाहते हैं उस करियर में, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडीज़ को पूरा करके अपने करियर को स्टार्ट करें टैटू के, और तो आप एटलीस्ट समझने के लायक होते हैं चीज़ों को, क्या गलत है, कहाँ सही है। भगवान ना करे कोई आपसे, जो टैटू केयर होती है, आफ्टर केयर होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है टैटू के लिए। अगर उसमें कोई गलती हो गई अगर क्लाइंट से, क्योंकि आप तो रोज टैटू कर रहे हैं, आपके लिए वो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, क्लाइंट के लिए हो सकता है फर्स्ट टैटू, उसको नहीं आता है उसको समझना, तो आप उसको प्रॉपर गाइड कर सकें, और भगवान ना करे उससे गलती हो गई है तो आप उस चीज़ को मैनेज कर सकें। तो ये सब के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, यार टैटू है, ठीक है, आर्ट ही तो है, आप पढ़े नहीं, आपने सीधा टैटू आर्टिस्ट के रूप में आपने स्टार्ट कर लिया। अब जो नहीं पढ़ा, जिसको पता है कि मैं महीने के 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकता कहीं पे, तो वो दिन के 300 रुपये का टैटू भी कर देगा, 200 भी कर देगा, लेकिन आप मुझे बताओ क्या 200-300 रुपये में आप टैटू कर सकते हो? बहुत हार्श क्वेश्चन है, शायद लोग बहुत इस पे सवाल उठाएंगे, लेकिन ये सच है कि आप नहीं कर सकते। आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं करता हूँ, मेरा स्टार्टिंग कॉस्ट इज
1200। मैंने अगर मशीन उठाई है तो मैं 1200 से कम मैं नहीं करता कुछ को, क्योंकि मुझे वो कॉस्टिंग नहीं बैठती, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। आपने कॉस्टिंग की बात करी अभी, तो टैटू में क्या क्या कॉस्टिंग होती है सर? यार वो expense बहुत क्या ही होता है? बिजनेस इनसाइड्स हैं वो, है हम्म। ना। बट हाँ, बहुत चीप नहीं होता है कुछ भी। अगर बहुत अच्छा कर रहे हो तो चीप कुछ नहीं होता, सब चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही प्रीमियम अगर आप यूज़ करते हो तो वो फिर आपको कॉस्ट तो अच्छी होती है। सर टैटू कल्चर को आप इंडिया में किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे क्रिकेटर्स और बहुत सारे फिल्म स्टार्स, एक्टर्स वगैरह सब टैटू लगा के बैठे हुए हैं। टैटू इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो कर रही है। मैंने स्टार्ट किया, आज मुझे 10-11 साल हो रहे हैं स्टार्ट किए हुए। उतने टाइम में मैं देख रहा हूँ आज की डेट में अगर आप काउंट करोगे 3-4 हज़ार से ज़्यादा टैटू करने वाले लोग हैं जयपुर के अंदर। मैं फर्स्ट था, फर्स्ट तो नहीं था, सेकंड था। फर्स्ट कोई और थे बट उनका ऑफ हो गया तो आई वॉज फर्स्ट। तो अगर मैं 10 साल में आप 3-4 हज़ार, ये तो वो हैं जो, अच्छा, हर सलून पे आपको टैटू दिखने लग गया है। स्पेशली टैटू आर्टिस्ट तो टैटू कर ही रहा है, टैटू स्टूडियोज़ पे तो टैटू हो ही रहा है, सलून्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बढ़ रहा है चीज़ें, तभी लोग उसको एडेप्ट कर रहे हैं। और अभी मेरे हिसाब से आपको हर घर में हर 2-4-5-10 लोगों में एक टैटू, 2 टैटू आपको दिखेंगे। और टैटू के लिए एक कहावत भी है कि इट्स अ चिप्स ऑफ पोटैटो, यू कांट हैव वंस। ओके। हाँ, तो जी। तो सर हमारे कोई भी जो देखने वाले दर्शक हैं, अगर वो टैटू लेना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे? मैं सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि एक तो पॉजिटिव टैटू लीजिए, सही आर्टिस्ट चुनिए, आर्टिस्ट का प्रोफाइल देखिए, और सबसे मेन है अपने बॉडी को देखते हुए टैटू को लीजिए कि आपके ऊपर कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है, आपको शुगर तो हाई नहीं है, और सही जगह पर टैटू लेने के बाद उसका आफ्टर केयर। क्योंकि आफ्टर केयर किसी भी चीज़ की, हम एक खाना भी खाते हैं, खाना हम किस लिए खाते हैं? अच्छी हेल्थ बनी रहे हमारी। पर हम खाने के इंस्टेंट बाद हम कई बार इंस्टेंटली पानी पी लेते हैं, तो एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है ना। तो हम तो कहेंगे यार हमने तो खाना अच्छा खाया था, अच्छे से अच्छा, एसिडिटी क्यों हो गई? इसी तरह से टैटू आपने अच्छे से अच्छा लिया, आफ्टर केयर आपके हाथ में, आर्टिस्ट के हाथ में नहीं है। जो भी आर्टिस्ट, जिस भी आर्टिस्ट से ले रहे हैं, उससे कनेक्ट रहें, उससे पूछें क्या मुझे ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, और उसको ध्यान रखें। आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, अपने टैटू में इतना पैसा डाला है, एक अच्छा आर्टिस्ट चुना है, अपनी बॉडी पे कुछ लिया है, तो डेफिनेटली उसका ध्यान रखें। वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाले। कपड़े आप चेंज कर सकते हो, टैटू नहीं कर सकते। और सर जो भी देखने वाले दर्शक हमारे जो टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वैसे सर क्या एडवाइस देना चाहोगे? वैसे एडवाइस यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। क्योंकि पढ़ाई जो है वो सिर्फ एजुकेशन या पढ़ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है, कमाने के लिए नहीं ज़रूरी। हमने एक मिथ बना रखी है कि कमाएंगे, कमाई कैसे मिलेगी? कमाई तो हो जाती है। देखो, एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारा उससे दिमाग खुलता है, तो हमें समझने की क्षमता बढ़ती है हमारी। तो अगर आपको आर्ट पसंद है, आप आर्ट लीजिए। अगर आप कॉमर्स के, साइंस के स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियर्स ने भी मुझसे टैटू सीखा है, दे आर डूइंग वेरी गुड। मुझसे शायद अच्छा कर रहे होंगे कई लोग, हैं ऐसे। टैटू की भी पढ़ाई होती है कोई? टैटू की पढ़ाई बिल्कुल यही है कि टैटू की आप पर्टिकुलरली एक ट्रेनिंग लीजिए, आर्टिफिशियल स्किन पे उसका ट्रेनिंग होता है, उसका सर्टिफिकेशन होता है, मैं करवाता हूँ। तो आप बिल्कुल आप आएँ, देखें और सीखें। क्योंकि उसमें आपको क्या मशीन लेनी चाहिए, किस तरह से आपको करना चाहिए, क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, निडल आपको कितना बाहर निकालना है, किस तरह का स्ट्रोक देना है, कितने डिग्रीज पे करना है, ये सब जब तक आप सीखेंगे नहीं किसी से, तो आपको ज्ञान नहीं आएगा उसका, आप उतने सक्षम नहीं होंगे। अदरवाइज आप अपना टाइम देते रहेंगे सीखने के लिए, और ज़रूरी नहीं होता हर बार हम अपने आप से सीखें। दूसरे से अगर हम सीखेंगे तो वो ऑलरेडी सीखा हुआ है, हम बहुत जल्दी। जी। तो सर आप एक बहुत अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं, उसके साथ अभी आप रिलेशनशिप कोच बन गए। तो टैटू आर्टिस्ट होने के साथ रिलेशनशिप कोच बनना कहाँ से आया दिमाग में, या क्यों? यार सबसे पहली बात तो ये, मैं बहुत कुछ चीज़ों में हूँ फिलहाल। मैं ब्रांडिंग में भी हूँ, मैं टैटूज भी कर रहा हूँ, और रिलेशनशिप कोच वो ऐसा है कि एक्चुअली मेरा बचपन थोड़ा सा अलग तरह का रहा है। मैं सिंगल पेरेंटिंग में रहा हूँ, और मैं उस टाइम सिंगल पेरेंटिंग में रहा हूँ जब सिंगल पेरेंटिंग वर्ड भी शायद लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरे लिए एक बड़ा अजीब होता था किसी को ये बताना कि भाई मैं क्यों रह रहा हूँ सिंगल पेरेंटिंग में, है ना।
बहुत बार ऐसा हुआ, हम लोग जैसे एक फिक्स हमारे बड़ा वो बहुत ही हम फूड हॉलिक लोग हैं ना, बीइंग पंजाबी, तो हमारे बड़े फिक्स वेंडर्स होते थे, इससे ये खाना है, इससे ये खाना है। वो फिक्स होने के साथ में जब आप फैमिली के साथ ही जाते थे वहाँ पे, तो अल्टीमेटली हमने वहाँ जाना, मैं मेरे फादर के साथ रहा, तो मैंने वहाँ जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन आता था भाई, मेरे फादर के सामने क्वेश्चन आता था, भाभी जी नहीं आई, या मेरे सामने आ गया मदर नहीं आई। स्कूल जाता था तो भी मैंने ये चीज़ फील करी। बहुत बार ऐसा होता था, मैं शायद पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट टीचर्स के बिहेवियर में मुझे डिफरेंस दिखता था। कुछ बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती थी, बहुत प्यार करती थी कि यार सिंगल पेरेंटिंग में, कुछ उसी नज़र से देखती थी कि यार क्या फैमिली होगी। और वो सबसे ज़्यादा टफ जब हो जाता है जब आप एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हो, जब आप एक बहुत ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिसको बहुत लोग जानते हैं। और फैमिली का मतलब मैं खाली मेरे फादर से नहीं कह रहा, मेरे ग्रैंड फादर से भी कह रहा हूँ, मैं मेरे कज़न चाचा ताऊ से भी कह रहा हूँ, मेरे रियल ताऊ जी से भी कह रहा हूँ। तो आप उनका अगर नाम लोगे तो लोग उनको सोशली बहुत एक्टिव लोग हैं। तो मेरे लिए वो जो ट्रॉमा था, तो मेरे हिसाब से ही होना चाहिए कि रिलेशनशिप वैसे तो कोई भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रिलेशनशिप है, आपकी मेरी भी शायद कोई रिलेशनशिप ही है जो हम बैठे हैं ना, कि हम एक दूसरे के अच्छे जानकार हो गए हैं। और हस्बैंड वाइफ भी एक रिलेशनशिप है। बट मेरे हिसाब से रिलेशनशिप जब हस्बैंड वाइफ की होती है ना, तो उसमें अफेक्ट सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ नहीं होते अपने रिलेशन को तोड़ने से, उसमें एक बच्चा भी होता है, इवन पीढ़ियां होती हैं, आपके मदर फादर भी होंगे, आप खुद भी होगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी होगी, इनफैक्ट उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी होगी। मतलब आप लगभग 1 2 3 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी कैसे? 4 पीढ़ी ऐसे, सपोज करो अगर आज मैं मेरी बात करता हूँ, तो अगर कोई डिसीजन मेरे मदर फादर ने लिया, उसको उसका हार्म किस किस को पहुंचा, उसमें वो ट्रॉमा किसके लिए था, वो खाली उनके लिए नहीं था। उनके लिए तो ट्रॉमेटिक शायद होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उनका डिसीजन था ना वो। अपने डिसीजन पे तो कोई रिग्रेट शायद कोई करे ना करे, डिपेंड करता है। बट उनके जो पेरेंट्स थे जिन्होंने बड़े तरीके से शायद शादी करी होगी, सोचा होगा अपने बच्चे के लिए, हर इंसान सोचता है यार बच्चे की अच्छी लाइफ हो, बट ड्यू टू सम रीजंस, या शायद कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं होगा कभी कि नहीं साथ रहना लिखा होगा, तो वो नहीं रहेगा अगर कोई, तो उनके जिन पेरेंट्स जो थे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सुकून सोचा था, वो उनको नहीं मिला ना पेरेंट्स को। उनका जो अलग हुए, उनका जो बच्चा जिसने अपनी जर्नी उसकी पूरी बची होती है उस टाइम पे, अगर सपोज करो 11-12 साल का कोई बच्चा है, उसके मदर फादर अगर सेपरेट हो जाते हैं, उस बच्चे के लिए सबसे पहले तो ये सोचना बहुत टफ है, मैं मदर के साथ रहूं या फादर के साथ रहूं, क्योंकि उसकी दोनों बहुत अलग अलग नीड्स होती हैं उस बच्चे की। और ये बातें मैं शायद पहले नहीं समझता, मेरा आज बच्चा हो गया तो मेरे को देख के बड़ा समझ में आती हैं चीज़ें, कि एक बच्चा अपनी मदर से अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, फादर से अलग एक्सपेक्ट करता है। बच्चा कभी पेरेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, बच्चा मदर से अलग एक्सपेक्ट करता है, फादर से अलग एक्सपेक्टेशन रखता है, दोनों को अलग फ्रेम में रखता है। उसको लगता है यार मेरे पापा मुझे थप्पड़ लगाएंगे तो मेरी मम्मा मुझे सहलाएगी, और कोई बात मेरे पापा नहीं मानेंगे तो मेरी मम्मा मनवाएगी, और कोई जगह पर अगर घुमाना है तो मेरी मम्मा मना कर देगी, यार तेरा शायद होमवर्क बाकी है, क्योंकि वो डेफिनेटली ना हाउस मैनेजर्स होते थे पहले, आज भी हैं लेडीज, बहुत अच्छा हाउस मैनेज करती हैं, इवन जॉब में होते हुए भी वो हाउस मैनेज करती हैं ना, बच्चे को बहुत मैनेज करती हैं। फादर भी करते हैं बट फादर बहुत कम करते हैं। तो वो कहेंगी यार तेरा होमवर्क बाकी है, बट उसको हमेशा अपने पापा से एक्सपेक्टेशन होती है, मेरे पापा मेरे लिए ये लेके आएंगे, मेरे को घुमाने ले जाएंगे, कोई वेकेशन होगा तो डेफिनेटली। अब तो चलो जैसे आज मैं भी हूँ तो मैं मेरी वाइफ से डिस्कस करके हम लोग एक प्लान करते हैं चीज़ों को, हर इंसान अब ऐसे ही करता है, बट पहले तो डिसीजन जो होता था तो वो बिना फादर के हो ही नहीं सकता था। तो बच्चा उस एक हार्ड कोर डिसीजन के लिए हमेशा अपने फादर की नज़रों में देखता था, और पैम्परिंग के लिए हमेशा अपनी मदर की नज़रों में देखता था, है ना। तो जब एक चला जाता है ना, तो बच्चे के लिए ये चुनना बड़ा मुश्किल है कि अब मुझे घुमाएगा कौन, मुझे खिलाएगा कौन, क्या मुझे घूमना है, क्या मुझे खाना है। तो उस एक को चुनना, उससे बड़ी कोई दर्द हो नहीं सकता। दूसरी बात है जो मैंने 4 पीढ़ी बोली, तो ये तो हो गई 3 पीढ़ी, जिसने डिसीजन लिया उसके फादर उसका बच्चा। अब जब उस बच्चे की भी इन फ्यूचर जब शादी होती है और बच्चा होता है, तो बहुत केसेस में होता है दादा दादी अगर
नहीं है या मतलब नहीं एग्जिस्ट करते तो एक अलग बात होती है। पर सपोज करो दादा दादी हैं, तो बच्चे, अब जो नया बच्चा जो दुनिया में आया वो हमेशा ये सोचता रहता है यार मेरे दादा दादी क्यों मुझे हमेशा साथ नहीं दिखते। मैं किसी के भी घर जाता हूँ वहाँ तो मेरे फ्रेंड के दादा दादी तो साथ होते हैं, मुझे मेरे दादा से अलग बात क्यों करनी है, मेरी दादी से अलग बात क्यों करनी है। और जब वो क्वेश्चन करता है तो उन पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बताना कि यार मैं क्या समझाऊं इसको। प्रैक्टिकली बहुत लोग बोलेंगे कि यार बता दो, पर आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछो, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछो, बात करो, तो वो आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि बच्चे को इस तरह की बातें बताई जाएं। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे को आप एक ऐसी चीजें ही बताते हो जो उसकी लाइफ के लिए पॉजिटिव हों, जो उसकी लाइफ को नरिश करें, अच्छा करें, है ना, उसके लिए जो जरूरी है। उसकी जिंदगी बड़ी बहुत बहुत छोटी दुनिया होती है एक छोटे से बच्चे की ना। उसकी दुनिया इतनी होती है कि उसको खाना मिल जाए, उसको खेलना मिल जाए, थोड़ा बहुत उसकी मम्मा पढ़ा दे, उसके पापा घुमा दें। तो उसको इन चीजों में डालना, दुनियादारी की तो उसको पता ही नहीं है ना। उसको तो लड़ाई भी नहीं पता क्या है, और आप उसको सेपरेशन सिखाओगे, कैसे सिखाओगे। तो ये 4 पीढ़ियों का जो नुकसान है, इसलिए मैंने एक डिसाइड किया, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंटिंग में रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू हैव अ बेबी, अगर आपके पास बच्चा है तो अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग जरूर रखें कि आप लोग साथ रह सकें अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट, और उसको अकेला मत होने दें। अकेला मतलब ये नहीं होता, अकेले का मतलब ऐसा नहीं होता आपने उसको छोड़ दिया। अकेले का मतलब होता है उसको कभी ऐसे डिसीजन पे ला के ना खड़ा करे कि उसको एक को किसी को चुनना पड़े। उसको हमेशा वो चीज़ मिलनी चाहिए कि उसको मदर फादर दोनों का प्यार इक्वल मिले। अब उसके लिए चाहे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि आप अपना एक एज, आपने अगर 28-30 में भी आप शादी करें तो आपने 30 साल जी चुके हैं। उस बच्चे के लिए तो अभी 60-70 साल और पड़े हैं। आपका शायद बचा हुआ 30 ही है। ये एक चीज़ है। तो मैं सिर्फ उसी लिए मैं उस नई जर्नी को स्टार्ट करने के मूड में हूँ कि प्लस मैं यहाँ पे शायद नाम नहीं ले सकता, पर बहुत ऐसे अधिकारी, बहुत अच्छे लोग, बहुत समझदार लोग जो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जिनको मैंने देखा कि वो सेपरेट होने की कंडीशन में थे। इनफैक्ट कुछ हो गए थे, कुछ के केसेस हो गए थे, बट मेरे मिलने जुलने से, मैंने बातें करी उनसे, मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, बहुत बार समझाया, बहुत बार बैठा और घंटों दिए, और सिर्फ निकल के एक ही बात आई, अंडरस्टैंडिंग एंड ईगो। जब मैंने उसको हटाया तो आज की डेट में 7 या 8 लोग होंगे आई थिंक, वो साथ में, केसेस विड्रॉल हैं, 2-2, 3-3 साल हो गए हैं कईयों को, एक को अभी 2-3 महीने हुए हैं। वो लोग साथ हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, खुश हैं। और इसका एक सिंपल रीज़न बताता हूँ। आपकी ये टेबल है, बहुत अच्छी सी दिख रही है ना, जैसे अब सपोज करो इस पे अगर आपके धूल आ जाए, मिट्टी आ जाए, क्या आप इस टेबल को बाहर फेंक दोगे क्या? आप एक कपड़ा लोगे, इसको पोंछोगे, 1 बार नहीं होगी, 2 बार, 3 बार। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। 1 लाख 2 लाख की अगर आप टेबल लेके आओ, उस पर मिट्टी आ जाए, उसको फेंक दोगे क्या? तो रिश्तों को इतना सस्ता कैसे कर लेते हो कि ये इसको फेंक दोगे, छोड़ दोगे? रिश्ते तो बहुत कीमती हैं, क्योंकि उनका हमने पैसा नहीं दिया। हमने लाइफ को बहुत ही, है ना, मटेरियलिस्टिक बना लिया है। जो चीज़ पैसे से मिल रही है ना, वो एक्सपेंसिव है। जो फीलिंग से मिल रही है उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट फीलिंग की वैल्यू मेरी नज़र में शायद उस पैसे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसे को आप महत्व तभी दे पा रहे हो क्योंकि आपकी पैसे के लिए फीलिंग है। अगर ये फीलिंग ही नहीं होगी, तो आपको लगता है सर, ये कोई भी एक रिलेशनशिप है, उसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे 2 चीज़ें होती हैं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल यही होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नथिंग। ईगो ये है कि तूने मेरी बात नहीं मानी, वो कहेगा तूने मेरी नहीं सुनी। तो मेरा दोनों से ही रिक्वेस्ट है, हस्बैंड वाइफ से या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, थोड़ी तुम मान लो, थोड़ी तुम मान लो। ये ग्लास है, ये इतना खाली है, हो सकता है मेरे को अभी 1 घुट की जरूरत है, लेकिन मैं बोलूंगा यार इसमें तो पानी बहुत कम है। और हो सकता है 1 घुट की जरूरत है, 1 ही पियो ना यार। आधा खाली देखना है, आधा भरा हुआ देखना है, आपके ऊपर है। बट ये अभी क्यों आ रहा है सर इतनी चीज़ें? आज से पहले डिवोर्स रेट बहुत कम होती थी, है ना? बिल्कुल होती थी। अभी डे बाय डे अगर हम देखें तो डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है इंडिया में। सेम रीजन ना, ईगो एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्यों कम है?
क्योंकि आपकी अपने प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो कि आपको पता है यार जो मैं कर रहा हूं वो सही है। आप जो कर रहे हो वो सही है, जब आप ये मान लेते हो तो मैं कैसे मानूंगा कि सामने वाला सही कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। आज आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हो या आप मुझसे कोई चीज पूछते हो और मैं कह दूं यार ये क्वेश्चन ही गलत है, ये तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मान चुका हूं कि ये गलत है। आपको ये सोचना पड़ेगा यार मुझसे ये क्वेश्चन क्यों किया गया, तो आप उसका एक आंसर निकालो, एक आंसर ढूंढो उसका कि यार ये चीज आ रही है तो ये क्यों। जब आप उस क्यों को ढूंढोगे, हाँ ऐसा बहुत बार होता है, मैं इस चीज को, एक चीज को मैं मान सकता हूं, एक्स्ट्रा मैरिटल्स। बहुत बार ऐसा होता है जब लोग एक्स्ट्रा मैरिटल्स को एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी वाइफ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके हस्बैंड आपके एक्स्ट्रा मैरिटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आप भी इस स्थिति में नहीं हो कि आप उस एक्स्ट्रा मैरिटल को छोड़ सकते हो गया ना, अफेक्शन हो गया आपका, ठीक है। पहली बात तो आप उस रिश्ते जाओ ही मत। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप एक विश्वास के साथ आपने शादी करी है, आप एक रिलेशन में आए हो, तो उस विश्वास को कायम रखो। आप अपने घर में कभी ऐसा करते हो कि आज यार मेरे घर में बिरयानी बन रही है, मम्मी ने बिरयानी बना दी, आपके सामने सर्व कर दी, आप ही ने कह के बुनवाई है, और इंस्टेंटली बोल दो यार मेरे को तो बिरयानी नहीं खानी, मैं तो आलू की सब्जी खाऊंगा। हमें खाने के साथ भी ऐसा नहीं करते, तो रिश्तों के साथ क्यों करते हैं? तो ये नहीं करना है हमें, सिर्फ ये नहीं करना है। और अगर आप उन चीजों को एक दूसरे की माफ नहीं कर सकते तो आप उस केस में आप सेपरेट ही ऑप्शन होता है, ठीक बात है ये, क्योंकि रोज की लड़ाई झगड़े से बेटर है कि शांति, है ना। वो एक गाना था, मेरे ताऊ जी बड़ा बोलते थे, वो जब लॉ की क्लासेस लेते थे तब भी वो काफी बोलते थे कि जिस राह को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। अगर आप माफ नहीं कर सकते तो बैगेज लेके मत चलो, बट उसको जब क्लीन करना है, अलग होना है ना, तो फिर वो बहुत सुकून से, प्रेम से, शांति से, उसके लिए झगड़ा लड़ाई तू मैं ये सब नहीं होना चाहिए। तो सर एक सवाल हो रहा ना, डिवोर्स ज़्यादा पेनफुल होता है या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या मैरिज में रहना? दोनों अलग बातें हैं। दोनों अलग बातें हैं। दोनों अलग बातें ऐसे हैं, डाइवोर्स टॉक्सिक होता है पूरी फैमिली के लिए, जैसा कि मैंने बोला 4 पीढ़ी। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना ट्रॉमेटिक होता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। हो सकता है आपके साथ आपका बच्चा रह रहा है, अगर आप समझदार हो तो आप वो बैगेज को कैरी बच्चे के सामने नहीं करोगे। आपको झगड़ा करना है, आपका बच्चा सो गया, आप आराम से लड़ो ना, मजे से लड़ो, बच्चे के सामने। पर बहुत बार ऐसा होता है, इतना तो हम सोचते ही नहीं यार बच्चे के सामने क्यों नहीं आया, भाई साहब उसको बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, इनको गलत बोल दिया, इनको सही बोल दिया, बच्चा देख रहा है, लड़ रहे हो, ये चीज सही नहीं है। बच्चा क्या सहन कर रहा है, क्या फील कर रहा है, सुबह उसका स्कूल भी होगा शायद बच्चे का। आपको लगता है सर किसी भी डिवोर्स के पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस का भी वो आता है? जैसे कोई भी डिवोर्स, मतलब जैसे जो भी डिवोर्स हो रहे हैं उसमें जो भी दो लोग हैं, या तो उनमें आपस में एकदम वो आ जाता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, ईगो बोला ना मैंने, हाँ ईगो ही है सर। और आज ज्यादा क्यों हो रहा है उसका एक रीजन सिंपल सा है, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हर आदमी अर्निंग में, एक टाइम होता था, समय के हिसाब से हम बात करते हैं, आज समय में महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीजें बहुत, हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हमें चीजें बहुत सुंदर चाहिए, है ना। जैसे अब आपका ये पॉडकास्ट भी हो रहा है, तो आप चाहोगे ना कि यार ये खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे, ऑब्वियसली उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए पैसा लगेगा। तो पैसा हमारी बहुत जरूरत बन गई है, तो इसलिए जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोनों कमा रहे हैं। दोनों जब कमा रहे हैं तो एक दूसरे को समय भी कम दे रहे हैं। जरूरतें कौन पूरी कर रहा है? आपके पास आपकी एक मेड आ रही है, वो खाना बना रही है, एक मेड आ रही है, वो बर्तन कर रही है, हो सकता है आपके बच्चे भी क्रैच में जा रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप के लिए जब आप समय नहीं दे रहे तो अंडरस्टैंडिंग आएगी कहाँ से? नहीं आएगी। बहुत बार अब हमारे समय में ऐसा भी हो गया है कि आज हस्बैंड सुबह सपोज करो ऑफिस जा रहा है,
वाइफ उसके बाद ऑफिस निकल रही है, या सपोज करो वाइफ सुबह सुबह निकल रही है, 9 बजे वाइफ निकल जाती है, 5 बजे वाइफ आती है, 4 बजे से हस्बैंड की शिफ्ट शुरू है, वीकेंड्स पे आप मिल रहे हो, तो आप हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप कहाँ रही, आप तो जानकार बन के रह गए साहब, संडे संडे मिलेंगे, तो उसको तोड़ना भी बड़ा आसान है, उसके लिए इमोशन वैसा आएगा ही नहीं ना। एक नॉन लिविंग थिंग भी, सपोज ये मोबाइल है, मेरे को अगर इसको मेरे को ये पसंद है, मैं उसको 24 घंटे साथ रखता हूँ तो मेरे से टूट जाएगा, क्योंकि वो मेरे काम आ रहा है, मेरी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस है, तो मुझे तकलीफ होगी। मेरे पास 10 मोबाइल पड़े हैं, सेम डेटा हो रहा है सब में, एक टूट गया यार, क्या फर्क पड़ गया। एक सवाल ज़रूर है ना, फॉर एग्जांपल आपके साथ ऐसे कोई केस आए होंगे ना कि वो डिवोर्स, बिल्कुल डिवोर्स एज पे है कि डिवोर्स होने वाला है दोनों साइड से, आपने उनके साथ बैठे, आपने मतलब एक कोई भी रिलेशनशिप कोच उन्होंने हायर किया, तो जो भी हुआ उनके साथ बैठे, वो वापस से उनका मतलब पैचअप हुआ, साथ में रह रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वो लाइफ टाइम खुश रह रहे हैं, या वो एक जो टीज है, कुछ चीज़ें होती हैं वो मन में रही जाती हैं हमेशा के लिए? यार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मेरे हिसाब से, कि आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, है ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े जो जुड़े गांठ पड़ जाए, तो गांठ तो साहब पड़ेगी, अब आपके ऊपर है, आप उस गांठ को रगड़ो मत, आप इसी तरफ का धागा देखो ना, गांठ तो है, गांठ तो है। इंसानी सोच, ह्यूमन टेंडेंसी, कैसे बदलोगे इसको इतना आंखें बंद करके, यार मैं तो बड़ा, हर आदमी कहता है, मैं भी कह सकता हूँ यार मैं तो, है ना। तो जो एक्चुअली क्या होता है, देखो क्या होता है, किसी भी चीज को क्यों बोलते हैं, हमने क्यों बोला है, हमारे शास्त्रों में भी, सनातनी होने के नाते अगर मैं बात करूं शास्त्रों की, तो उसमें क्यों लिखा है कि माफी सबसे बड़ी चीज है। माफी इसलिए बड़ी चीज है कि बड़ी चीज क्यों है, माफी माफ कर दिया यार क्या हो गया, क्यों बड़ी चीज है। बड़ी चीज इसलिए है कि माफ करना सब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, उसमें ईगो भी जीरो होना चाहिए। संदीप जी ने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने संदीप जी को माफ कर दिया, तो मेरा ईगो मैंने जीरो करके करना पड़ेगा। तो सर जो भी रिलेशनशिप खराब होते हैं आफ्टर मैरिज, उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है? इसके पीछे मेन रीजन देखो, जैसे मैंने ईगो बताया आपको, अब ईगो एक्चुअली किस तरह का ईगो भी बहुत सारे होते हैं ना, तो ईगो किस तरह का, ईगो एक है कि मैं वाला ईगो, है ना। मैं सपोज करो दोनों अर्नर्स है, तो एक मैं आ जाता है कि यार मैं ज्यादा कमाती हूँ, मैं घर पे काम भी करती हूँ, तुम तो खाली ऑफिस में काम करते हो। हाउस मैनेजर है वाइफ, तो हस्बैंड का ईगो आ जाएगा, तू तो कुछ करती ही नहीं है, मैं तो भाई सब कमाता हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है, जबकि वो हाउस मैनेजर है, वो पूरा मैनेज कर रही है। तो एक बेसिक चीज ये है कि तारीफ किसकी करूं, समीक्षा का हकदार कौन है। हम शोधन को भी जब विरोध समझेंगे तो समझिए नादान कौन है। और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि कबीले का क्या हुआ, परिवार का क्या हुआ, सब लड़ रहे हैं इस बात पे कि सरदार कौन है। क्या बात है ना। तो जो सरदार कौन है वाली जो एक समस्या है ना, ये है, सरदार नहीं बनना है घर में। आपको जहाँ भी बनना है, आप अपने बॉस बनना है, ऑफिस में बने। अगर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप देख रहे हैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ऑफिस से काम करके आ रहे हैं, आपकी वाइफ भी अर्नर है, आप भी अर्नर हैं, दोनों, तो मिलजुल के जिस तरह से अर्निंग कर रहे हैं उसी तरह से मिलजुल के घर के काम भी करें। और सब लोगों से विनम्र निवेदन, स्पेशली हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, सिर्फ बेटियों को ना सिखाएं, बेटों को भी सिखाएं। काम करना लड़के को भी आना चाहिए। लड़के कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, खाने के लिए भी तो हुए, तो बनाने के लिए भी हो सकते हैं। आप मुझे बताएं, जितने भी शेफ हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मेल नहीं है क्या? घर पे शर्म क्यों आती है? आपकी नज़र में सर एक हेल्दी रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज? मेरी नज़र में हेल्दी रिलेशनशिप वो है जहाँ पे रेस्पेक्ट हो एक दूसरे की। लव मैरिज, अरेंज मैरिज दो होती हैं, ठीक है। ये मैं एक सबको आज बहुत आंसर देना चाहता हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछते थे आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, तो मेरे मामा ससुर जी मेरे से पहली बार जब मिलने आए थे तो ही आस्क मी, तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया था कि ये जो मैरिज होगी ये रेस्पेक्ट मैरिज होगी। तो रिश्ते में क्या है, इज्जत बड़ी जरूरी। आप प्यार करते हैं बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आप इज्जत करें एक दूसरे की भावनाओं की, एक दूसरे की समय की, एक दूसरे की इच्छाओं की, और एक दूसरे की ज़रूरतों की। तो आजकल की जो जनरेशन है सर, जेन जी जनरेशन है, उसको आप रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? समझदार बने, और समझदारी सिर्फ चैट जीपीटी से नहीं मिलेगी, समझदारी मिलेगी जीने से। आपके आसपास आपके मदर फादर, अगर उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो उसमें ये खोजें कि ये क्यों अच्छा है, उस पर ये प्राउड ना करें इनका तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ये सोचो उन्होंने कितनी सीढ़ियां पार करी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपके दोस्त का रिलेशनशिप अच्छा है तो ये देखो क्यों अच्छा है, वो ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे। और कभी अपने पार्टनर को ये ब्लेम मत करो, यार उसकी गर्लफ्रेंड तो ये कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसे नहीं करती। ये भी तो देखो कि उसका बॉयफ्रेंड क्या सहन कर रहा है। इसी तरह से सेम गर्ल्स के लिए है। अपने अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप ये तो देखो कि क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और सबके उसके जूते में जब पैर डालोगे तो समझ में आएगा ना उसकी जर्नी क्या है। तो वही है, अपने से बड़ों को देखकर, अपने से अच्छों को देखकर। हम जैसे हमको बढ़ना होता है तो हम क्या एग्जांपल लेते हैं, यार अंबानी, अडानी, एलन मस्क, है ना, लेते हैं ना। उसी तरह से जब आपका रिलेशनशिप है तो अपने से अच्छे वालों को क्यों नहीं देखते हो। रिलेशनशिप को मैं वही बोल रहा हूँ, सेकेंडरी रख रखा है, रिश्तों को सेकेंडरी कर दिया क्योंकि पैसा नहीं लग रहा। तो फर्स्ट पे क्या, फर्स्ट पे पैसा है, जो चीज़ हमने खरीदी मटेरियलिस्टिक। तो आपको लगता है सर जो कंपैरिजन करते हैं रिलेशनशिप को लेके, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप खराब होते हैं? बिल्कुल होता है, 100% होता है। कंपैरिजन करना ही नहीं है ना। मेरी सपोज करो मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है, वो दाल बनाती है, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड दाल बनाती है, मैं दोनों को टेस्ट करता हूँ, तो मैं कहूँगा यार इसने तो बड़ी अच्छी बनाई, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। आप कहोगे यार देख उसकी वाइफ ने कितना बढ़िया खाना बनाया, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना, एफर्ट्स तो दोनों में लगे हैं, समय तो दोनों में लगा है। उसको जितना आता था उसने बनाया, उसको जितना आता था उसने बनाया। तो आप ये कह सकते हो यार ये ऐसे बनाया, इसकी जगह ट्राई दिस। आपकी आजकल की जो भी यंग जनरेशन है वो रिलेशनशिप में आती है, उससे पहले आप क्या एडवाइज करना चाहोगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए पार्टनर को चूज करते हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए रिलेशनशिप में ना आए, किसी की सूरत को देखते हुए रिलेशनशिप में ना आए। सीरत देखें, है ना, प्योरिटी कितनी है वो देखें। और सबसे मेन बात जो आजकल ये चल गया है ना वर्ड, कि जज मत करो। बिल्कुल जज करो साहब। आशुतोष राणा जी ने एक वीडियो में अपने बोला था एक बार कि आप जब रिलेशनशिप में आते हैं तो अपनी दोनों आंखें खुली रखें, और जब रिलेशनशिप में आ जाएं तो एक आंख बंद कर लें। फिर आप कमी ना देखें, फिर आप अच्छाइयाँ ढूंढें। और जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो पहले ही कमी देख लें। हम आटा गूंदने से पहले छानते हैं ना, आटा गूंदने के बाद थोड़ी छानते हैं उसको। सिंपल है। हम अपनी एक्चुअल लाइफ से बहुत कुछ ले सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लोगे ना तो आप अपनी डेली लाइफ से अपने रिश्तों को सुधारने के बहुत चीज़ों को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, देख सकते हैं। एक सर एक कहावत बहुत सुनने को मिलती है, ट्रू लव इज़ नॉट ईजी, ईजी लव इज़ नॉट ट्रू। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? ईजी लव इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि वो अफेक्शन होता है, वो लव होता ही नहीं है। इजी लव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरी नज़र में। हो सकता है गलत हूँ, सही हूँ, आई डोंट नो, बट मेरी नज़र में इजी लव कुछ है ही नहीं ना। लव का मतलब क्या है? लव का मतलब है मैं आपको प्यार करता हूँ। प्यार आप कैसे कर सकते हो? जब आप किसी को पसंद करते हो। आप पसंद कब करते हो? जब आपको कोई चीज़ में खूबी दिखती है। अब ये जो खूबी हम देख रहे हैं, ये खूबी हमें उसके दिमाग की देखनी है, उसके दिल की देखनी है, उसकी भावनाओं की देखनी है। हम खूबी देखते हैं चेहरे की, पैसे की, वेल टू डू रहने की, अच्छा परफ्यूम लगाने की, अच्छी गाड़ी में आने जाने की। खूबी आप जो देख रहे हैं वो ट्रू लव है। और इजी लव जो होता है वो इजी लव कुछ भी नहीं है। इजी लव एक अफेक्शन जो है उसको हम इजी लव कह देते हैं। मैंने आपको देखा, मुझे अच्छे लग गए, गाड़ी चल पड़ी साहब। थोड़े दिन में हमें वो ट्रू लव वाली फीलिंग कब आती है? जब हम देखते हैं यार हम तो अटैच हो गए। फिर उसके बाद हमें वो कमियां दिखने लग जाती हैं। जो मैंने बोला ना, फिल्टर आप पहले कर लें। हम फिल्टर बाद में लगाते हैं, फिल्टर पहले ही लगा दो ना। बाद में ज़्यादा चीज़ें जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में आप
एक क्योंकि मेरे फादर होम्योपैथ हैं, तो वैसे तो क्योरमेंट इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। पहले क्योर कर लो ना। आप गंदा खाओ ही मत, आपका पेट खराब ही नहीं होगा ना। खराब करके उसकी दवाइयां क्यों खाते? और स्पेशली सर आज के ज़माने में आपको लगता है कि ये सही है कि ट्रू लव इज़ नॉट इजी? ट्रू लव इसलिए इजी नहीं है क्योंकि जो मैंने बोला कि सब लड़ रहे हैं इस बात पे कि सरदार कौन है। दो लोग आ रहे हैं रिलेशनशिप में, आप विनम्र रो के आए हो, सामने वाला विनम्र रो के आया या नहीं आप थोड़ी जानते। इसलिए मैंने बोला कि आप भावनाएं देखें, आप दिल देखें, आप दिमाग देखें, आप उसका स्टेटस ना देखें, उसकी सूरत ना देखें। शक्ल आपसे मैच नहीं कर रही, आपको शायद ना पसंद हो, शक्ल भगवान ने सबको अपनी अपनी दी है ना, पर जो सीरत है ना वो हमने खुद बनाई है। तो जो खुद बनाई है वो मैनेजेबल हो सकती है। आपके साथ अगर कोई बंदा जुड़ा तो मैनेज, अगर उसकी सीरत अच्छी है तो आपके साथ मैनेज करेगा ऑब्वियसली, मैनेजेबल है। पर शक्ल आप कहो यार ये तो बेकार है दिखने में। अब आपने बहुत ही सुंदर, आप सपोज करो एकदम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल क्लीन वाइट शर्ट बहुत सुंदर बहुत शानदार सी लग रही है, आपने बिछा ली और आसपास गंदगी है, हल्के से छींटे से वो जितनी खराब लगेगी ना, आपको ब्राउन शर्ट नहीं लगेगी। तो वो एनवायरनमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट्स, रिलेशनशिप में भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअली। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जब आप शादी कर रहे हैं आप ये भी देखें आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी ज़रूरतें, हम क्या ज़रूरतें हम यही समझ लेते हैं यार पैसा हो गया, ये हो गया, कपड़े। ज़रूरतें हमारी भावनाओं की क्या, हमें किस भावना की इस टाइम आवश्यकता है। तो आपने सर अभी एक बुक लिखी है ना, तो बुक लिखने का ख्याल कहाँ से आया आपको? बुक का नाम है एकाग्र बुलंद हौसला, मेरे बेटे का नाम है एकाग्र। और बुलंद हौसला इसलिए कि मैं चाहता हूँ उसके हौसले बुलंद रहे और वो मेरा बुलंद हौसला है। तो ऑब्वियसली लिखता मैं बहुत सालों से हूँ और खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा है मैंने हमेशा। उससे मैं खुद मोटिवेट होता था उसको पढ़ के, फिर मैं कुछ आगे कर पाता था। क्योंकि बहुत सब नहीं है बताने को, लंबा बहुत है ना चीज़ें, बट इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मैं जब भी मैंने कुछ लिखा और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे उससे ये मोटिवेशन मिलता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है। जैसे आप किसी के भी जीवन से, आप लोग आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन से सीख सकते हो, योगी जी के जीवन से सीख सकते हो, राहुल गांधी जी के जीवन से भी कुछ सीख सकते होगे, है ना। तो हर किसी में कुछ ना कुछ सीखने को है, आप उससे सीखें। तो मैं ये चाहता था जो भी मैं कुछ अगर लिख रहा हूँ और मुझे उससे मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे वो पढ़ के, तो लोग भी उसको छोटी लैंग्वेज में, मेरी बुक इस तरह की है कि अगर आप उसको पूरी स्टोरी, उसमें स्टोरीज भी हैं, उसमें पोएम्स भी हैं, है ना। तो अगर आप उसकी पूरी स्टोरी ना पढ़ें, जैसे आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत लोग रीडर्स भी नहीं होते, बहुत उनको पसंद नहीं होता, तो आप सिर्फ उसके अंदर जो उसका भावार्थ दिया हुआ है अगर वो भी पढ़ लेंगे तो यू विल फील द पंच, आपको एक किक आएगा कि हाँ यार कुछ है पढ़ने को। हम सर आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तब आपको पता चला कि आपका ब्रांडिंग का वो भी है, तो मेरा एक सीधा सवाल कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? ब्रांडिंग और मार्केटिंग में ये फ़र्क है कि मार्केटिंग एक होर्डिंग लगाना हो सकता है, पर होर्डिंग लगाना क्यों है वो ब्रांडिंग है। ठीक है, आपने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया कहीं पे, मार्केटिंग है वो। लेकिन जब आप ब्रांडिंग करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट का नहीं, एक कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं पूरी। जैसे मैं कई बार ये एग्जांपल यूज़ करता हूँ, मैं देता हूँ कि हमारे जैसे जब मैं छोटा था तो जब कोई कार दिखती थी मारुति सुजुकी की 800 नाम की गाड़ी होती थी, तो प्रोडक्ट नेम वाज 800, ठीक है, बट उसकी कंपनी क्या थी, मारुति। तो मैंने देखा जब जैन भी आ गई मार्केट में, वैगन आर भी आ गई, तो पीपल आस्क्ड के क्या लिया है आपने, साहब मारुति लिए। तो मारुति अपने आप में एक ब्रांड था। 800 कोई नहीं बोलता था, वो बोलता था यार मारुति लिए। आपने वैगन आर ली, वैगन आर कोई नहीं। अब लोग अलग तरह से हो गई हैं चीजें, अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। अब वो समझें, पहले क्या है, जैसे एक ही चीज, तो वो एक्चुअल ब्रांडिंग जिसको कहते हैं वो यही ब्रांडिंग थी कि 800 जी। और ब्रांडिंग क्यों जरूरी है सर? ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है, कोई भी चीज है, वो किसी चीज, कोई कंपनी है सपोज करो, एक हमने लिया, वो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो हम प्रोडक्ट को तो जान जाते हैं, हम कंपनी को नहीं जान पाते।
तो जब ब्रांडिंग होती है तो वो कंपनी का नाम बड़ा करती है। जैसे मैकडी को आप उठाओ तो वो जो एम है वो उसकी ब्रांडिंग है, हम जिसको लोगो बोल देते हैं, वो है उसका लोगो, लेकिन वो उसकी ब्रांडिंग है। मार्केटिंग वो क्या करता है, बर्गर्स की करता है, ये मेरा नया बर्गर आ गया। तो ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है कि उस एम में कोई घुसेगा, मैकडोनल्ड्स में कोई घुसे तब वो उसके प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग है तो आपके प्रोडक्ट्स इजीली सेल होंगे। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके कोई पैकेजेस हो सकते हैं, अगर आप डिजिटल कुछ सेल कर रहे हैं, आपके हो सकता है कि कुछ आप ऑफलाइन कुछ सेल कर रहे हैं तो वो हो सकते हैं। तो सर आजकल एक चीज़ और है, हमारा यूथ बहुत कंफ्यूज है जॉब और बिजनेस को लेके, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यार जॉब और बिजनेस मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी अपनी एक अलग ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ज़रूरत है ना। बिना जॉब के बिजनेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉब में, बिजनेस के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो डेफिनेटली ऑनर्स तो नहीं है ना, वो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो जॉब कर रहे हैं आपके लिए। और बिजनेस इसलिए ज़रूरी है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो बिजनेस होगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा, है ना। किसी भी चीज़ को ले लो, सैमसंग का आप मोबाइल उठाओगे, एप्पल उठाओगे, तो वो एक बिजनेस है, लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी जॉब जनरेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, लेकिन जो आपने बोला यूथ कन्फ्यूजन, उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आजकल रील्स का बहुत ट्रेंड है ना, तो रील्स को देख के हम बड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार ये बिजनेस कर लेते हैं फटाक से, ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक बुरे बिजनेस से एक जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जॉब आपके पास में मल्टीपल हो सकती हैं, बिजनेस आपका समय मांगता है। एक बिजनेस आज ही स्टार्ट करके आपको अर्निंग, वो एक बच्चे की तरह है बिजनेस। आप एक बच्चे को पहले उसका जन्म होता है, आप उसको फीड करते हो 2-3 साल, फिर आप उसको स्कूल भेजते हो, फिर आप उस पर और खर्चा करते हो, फिर वो करते हो, 12th होती है, ग्रेजुएशन होती है, फिर आप जाके कोई PhD या जो भी आपको कराना है, आप मास्टर्स वास्टर्स सब करा के फिर जाके वो बच्चा कमाने लायक होता है, लेकिन फिर वो बहुत अच्छा करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको एक बच्चा पालना है तो आप बिजनेस करें, आपको इंस्टेंट आपकी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे परिवारों की इंस्टेंट ज़रूरत होती हैं, तो बिजनेस की जगह आप जॉब चूज़ करें, अपनी एक अर्निंग करें, अर्निंग के बाद में कुछ पैसों को इकट्ठा करके अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, कोई बुराई नहीं है उसमें। और जॉब और बिजनेस दोनों ही ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को एक सेटल रखती हैं, आपको पैसा दे रही हैं, अर्निंग सोर्स है वो। तो आपकी ज़रूरत कैसी है, आप उसके हिसाब से ही चूज़ करें, ऐसे किसी को देख के नहीं, मेरा दोस्त बिजनेस कर रहा है तो मैं भी बिजनेस करूंगा, वो अच्छी जॉब में है तो मैं जॉब करूंगा। जी, आजकल सर एक ट्रेंड और चल रहा है मैंने जो देखा कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का, तो कॉर्पोरेट जो गिफ्टिंग हो रही है, जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ब्रांडिंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है ना। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग क्यों ज़रूरी है? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि एक पर्सनल टच के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए, एक रिलेशन बनाने के लिए कस्टमर के साथ, वो एक ग्रेटिट्यूड, आपका जो कस्टमर है उसके लिए ग्रेटिट्यूड है कि यार आप हमारे ब्रांड से, हमारी कंपनी से आप जुड़े हैं, तो ये आपके लिए गिफ्ट है। सेकंड, प्रमोशन का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो नहीं जुड़ा है आप उसको निवेदन कर रहे हैं कि यार ये मेरा गिफ्ट मैंने आपको भेजा है, आप एक बार मुझे ट्राई तो करें, वहां तक पहुंचाने के लिए, उस याद को बनाए रखने के लिए। आपकी टेबल पे मैंने एक घड़ी भेज दी, मेरी कोई कॉस्टिंग नहीं लगी, मेरी एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मैंने आपको उसकी एक घड़ी भेज दी, बहुत सुंदर सी, बहुत खूबसूरत सी, आपके पॉडकास्ट में सब पढ़ी है, वो होनी ऐसी चाहिए जो संदीप जी के काम आए, यहाँ पढ़ी है, आप उसको दिन रात देखेंगे, आपको मेरी कंपनी हमेशा याद रहेगी। आपके पॉडकास्ट में जो भी आपके व्यूअर्स देखेंगे उनको भी वो कंपनी शायद याद रहेगी, इसलिए जरूरी है। जी, एक सर लास्ट पर्सनल सवाल, आपकी नज़र में हैप्पीनेस क्या है? मेरी नज़र में हैप्पीनेस क्या है? मेरी नज़र में हैप्पीनेस ये है कि, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं हम, मैं बहुत धनवान इंसान हूँ, सुबह जाता हूँ और खूब पैसा कमाता हूँ, रात तक 2-3 लाख रुपए मस्त छाप लेता हूँ अपना, और शाम को घर आता हूँ और मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। ठीक है, समझ लो, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। मैं दूसरा इंसान हूँ, सेकंड कैरेक्टर, मैं मजदूर हूँ, सुबह जाता हूँ, कड़ी धूप में मेहनत करता हूँ, ईंटें ढोता हूँ, सीमेंट उठाता हूँ, शाम को आधा किलो पाव भर प्याज घर लाता हूँ या आलू घर लाता हूँ,
और अपनी मदर को या अपनी वाइफ को या अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार ये लेके आया हूँ, बड़ा थका हुआ हूँ, चल थोड़े से पकौड़े बना ले, बाहर बरसात हो रही है, चाय बना लेते हैं, दोनों बैठते हैं, सुकून से बातें करेंगे। तो मेरी नज़र में खुशी सिर्फ पैसा नहीं है, मेरी नज़र में खुशी का मतलब है सुकून। जिस चीज़ से आपको सुकून मिले, और सुकून कभी भी ऐसा नहीं होता जो हम ढूंढते हैं। सुकून होता है दिमागी शांति, साइकोलॉजिकली, मेंटली आप ऐसे होने चाहिए कि आप फ्री हो, आपके पास एक दिमाग में, आप जब रात को सो रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ नींद हो, सुबह की चिंता ना, वो खुशी है। वो आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है। अगर आपको पैसा कमाने से मिल रही है, आप पैसा कमाएं। आपको मेरे साथ बैठने से मिल रही है, आप मेरे साथ बैठें। आपको कुछ भी करने से, पैसा जरूरत है, वो जरूरी है। इसी तरह से रिश्ते जरूरी हैं, सब चीज़ जरूरी है। उन सब चीज़ का एक पैकेज बना के जब आप रखेंगे तो आपको खुशी 100% मिलेगी जी। कोई सिंगल चीज़ कभी खुशी नहीं हो सकती। मेरा बच्चा है, मैं बड़ा अफेक्शन रखता हूँ उससे, पर मैं जब उसको फर्स्ट डे मैं स्कूल छोड़ के आया, 2 हफ्ते पहले गया है वो, तो मैं जब घर आया तो मैं उस दिन ऑफिस भी नहीं जा पाया। मेरी वाइफ और मैं सिर्फ शायद रोते रहे 2 घंटे 2.5 घंटे, क्योंकि हमारी खुशी हम समझ ही नहीं पा रहे थे उसको स्कूल भेजने में या उसके साथ रहने में। लेकिन मेरी असली खुशी क्या है? मेरी असली खुशी है कि वो खुश रहे, वो सक्सेस हो जाए, वो मेरी खुशी होगी। तो उस खुशी के लिए बहुत बार आपको रोना भी पड़ेगा शायद। तो ये नहीं सोचें कि यार टेम्परेरी चीज़ों को होल्ड करके रखोगे तो खुशी कभी परमानेंट नहीं हो सकती। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जी।